बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 8 जनवरी और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने पाकिस्तानी डॉक्टर्स स्पेशली कैंसर के मर्ज को जो ट्रीट करते हैं, जिन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, उन डॉक्टर्स के बारे में है जो पाकिस्तान में और अमेरिका में जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं वो अपना सर पकड़कर बैठ गए हैं और परेशान हैं कि वो अब किधर जाएं और अपने मरीजों का इलाज किस तरह से करें। और वजह कौन बना है? वजह बनी है हमारी प्यारी बाजी मरियम नवाज, क्योंकि वो चाइना से कैंसर का एक नया इलाज सीख कर आई हैं जिससे सिर्फ 60 से 90 मिनट में कैंसर का इलाज हो जाएगा। अब इन तमाम ऑन्कोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स हैं, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं और उनको दहाइयों तक पढ़ना पड़ता है, बोर्ड्स की सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं और पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है, वो सब अपना सर पकड़े बैठे हैं कि अब हम किधर जाएं और अब मरीजों ने जो सवालात पूछने हैं उनके क्या जवाब दें। अब आप में से बहुत सारे मुस्कुरा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही कोई फनी टॉपिक है कि बाजी मरियम जो कि डॉक्टर नहीं है, चाइना से कैंसर की इलाज दरियाफ्त कराई हैं और ये क्या है। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। पाकिस्तान में पहले ही ज़ईफ़ुल इत्तेक़ादी बहुत है और बाजी मरियम ने अब ये ऐलान कर दिया है कि कैंसर के मर्ज़ का इलाज 60 से 90 मिनट में हो सकता है और चाइना से वो ये टेक्नोलॉजी ला रही हैं। तो आप ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए कि उनका ये बयान कितने लोगों के लिए जानलेवा साबित होगा, जो अब उनका बयान सुनने के बाद डॉक्टर्स के काबू नहीं आएंगे और कीमोथेरेपी से इनकार करेंगे या इस ऑप्शन के लिए जाएंगे ही नहीं। इस पर तफसीली बात करता हूं। एक तो ये वाली साइड है, दूसरा आप में से बहुत सारे लोगों को मुझ पर शदीद गुस्सा आता है जब मैं मरियम नवाज साहबा को बाजी मरियम कहता हूं। आप सब ने वो वक्त नहीं गुजारा जो मैंने पाकिस्तान में 4 से 5 साल गुजारा हुकूमत में, और वहां पर मैंने एक अजीब तरीका देखा। मर्द हों या औरतें हों, उनमें जो तादाद है करप्ट होने की, डिसऑनेस्ट होने की, वो इक्वल है। ना मर्दों में कम है ना औरतों में कम है। लेकिन खवातीन जो कि पॉलिटिक्स में हैं, खवातीन जो कि मीडिया में हैं, उनमें भी जैसे मर्दों में करप्शन की एक परसेंटेज है वैसे ही औरतों में भी है। लेकिन फ़र्क यह है कि मर्द आपके खिलाफ औरत कार्ड नहीं खेलते। औरतें जब कोई बड़े ही भले आपके ऊपर गलीज हमला करें, जैसे आसमा शराजी साहबा ने बीबीसी उर्दू के अंदर बुशरा बीबी के ऊपर एक बहुत ही गलीज इल्ज़ामात का आर्टिकल लिखा, लेकिन जब आप उन्हें जवाब देंगे तो वो आपके ऊपर औरत कार्ड खेलेंगे। यही वजह है कि जब मैं बाजी मरियम नवाज का जिक्र करता हूं तो हमेशा बाजी लगाता हूं। ये मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी कह लें, ये मेरी प्रोटेक्शन कह लें, ये मेरा आर्मर कह लें। आप में से बहुत सारे कमेंट्स में मुझ पर तनकीद भी करते हैं, आपको गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है, लेकिन मैं आपकी परेशानी भी समझ सकता हूं। लेकिन मैं इन सब लोगों को अंदर और बाहर से देख चुका हूं। फिर पार्टीज के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, हमारी पार्टी में भी, दूसरे भी, जो हमेशा आपको पता है गुड कॉप बैड कॉप, तो गुड कॉप बनने के लिए वो भी इन्हीं की बैंड वैगन को ज्वाइन कर लेते हैं और उस टाइम कहते हैं हाँ खवातीन के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, खवातीन बेशक करप्शन करें, मेरे ख्याल में करप्शन मर्द करे या खातून करे, तनकीद करनी चाहिए। हाँ, औरत के जिस्म पर, उसके उसकी उसकी एक्सप्रेशन पर, औरत होने की वजह से कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उसका पब्लिक कंडक्ट जो है वो पब्लिक के नुकसान में है तो फिर वो औरत हो या मर्द हो, तहजीब के अंदर रहते हुए उसके ऊपर बिल्कुल जरूर जो है वो तनकीद होनी चाहिए। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया कि जब अमेरिका के अंदर जो अमेरिका के सदर बाइडन, उनकी बेगम साहबा और जो अमेरिकी नायब सदर थी, उनके हस्बैंड दोनों मिले और एक भोसे का वो पूरी की पूरी वीडियो या पिक्चर बाहर आई तो पूरे अमेरिका के अखबारात ने भी लिखा और लोगों ने तनकीद भी की। वहां किसी ने औरत कार्ड नहीं खेला, किसी ने औरत कार्ड के पीछे जाना पसंद नहीं किया। लेकिन क्योंकि यहां पर यह काम किया जाता है, इसलिए मैं आज आपको लंबी एक्सप्लेनेशन दी है कि क्यों बाजी का लफ्ज जो है वो मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि कोई ऐसा हमला जो है वो हमारे ऊपर ना किया जा सके। मैं वैसे भी उनका एहतराम करता हूं, ये नहीं, लेकिन मैं खुसूसन बाजी साथ इसलिए लगाता हूं कि बात जो उनके पब्लिक कंडक्ट पे हो रही है वहीं रहे, वहां से निकाल के कहीं पर्सनल इंसल्ट और उस तरफ ले जाकर औरत कार्ड में वापस हम पर हमला ना किया जाए। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे हमले जो है वो 4-5 साल लगातार भुगतता रहा हूं। मेरे पास एक तरीका होता है कि ये जो भी करें, क्योंकि अब इन्होंने एक नया काम किया है, जर्नलिज्म हो या सियासत हो, उसमें जहां जहां इन्होंने उल्टे काम करने हैं वहां बहुत सारी खवातीन को इंट्रोड्यूस करा दिया है। जैसे बाजी मरियम पंजाब गवर्नमेंट में लेके आई हैं, मेरे पास करप्शन की होशरबाज स्टोरीज हैं और मरियम औरंगजेब साहब जो है उनसे रिलेटेड इतलात आ रही हैं कि वो दबाकर बहुत सारी ऐसी हरकतें कर रही हैं जिससे जो पंजाब की आवाम है उनका पैसा जाया हो रहा है। अब अगर आप वो स्टोरी करेंगे तो फिर औरत कार्ड खेला जाएगा, कहा जाएगा कि औरत को निशाना बना रहे हैं। नहीं करेंगे, खामोश रहेंगे, तो ये बड़ी ही अच्छा तरीका वारदात है कि औरतों को सामने रख के पैसा भी बनाओ और तमाम बुरे काम करो, भले लोगों के कत्ल करो, भले लोगों की लाशों के जो है वो मजाक उड़ाओ, लेकिन सामने औरत को रखो ताकि कोई तनकीद ना करे, और अगर करे तो आप औरत कार्ड खेल सकें। पर वापस आते हैं, ये क्योंकि बहुत ही अहम इशू है ये जो बाजी मरियम ने चाइना से सीखा है, और मेरी जितने भी डॉक्टर्स के साथ बात हुई है वो शदीद परेशान हुए हैं सारी बात के ऊपर कि इसमें से जाएं तो किस तरफ जाएं। ये पहले बाजी मरियम का 50 सेकंड्स का ये क्लिप है, ये जरूर सुनिए पूरा, इसको दरमियान में बंद ना कीजिएगा या इसे आगे फॉरवर्ड ना कीजिएगा, इसे जरूर सुनिए क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सब कुछ बहुत अहम है। सुनिए। दुनिया में बदल गया है इलाज आजकल। मैं अभी चाइना में गई हुई थी, कैंसर का उन्होंने इलाज निकाला है। वो लिक्विड नाइट्रोजन से ट्यूमर को फ्रीज कर देते हैं, और अगर आपका कोई जो कैंसर की कोई ऐसी किस्म है जिसमें ट्यूमर है, तो मैंने देखा कि वो कहते हैं कि 60 मिनट्स में या 90 मिनट्स में द पेशेंट वॉक्स इन, उसको मिनिमल उसके साथ वो इंटरवेंशन के साथ वो उसके ट्यूमर को फ्रीज करते हैं और उसका इलाज हो जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इसके रिजल्ट्स जो हैं वो कन्वेंशनल सर्जरी से कितने मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि इसका सक्सेस रेट जो है वो उतना ही है जितना एक कन्वेंशनल सर्जरी का है, जिसमें आपके आँख को ऑपरेट करके वो आपके ट्यूमर को रिमूव करते हैं। अब आपने सुन लिया, एक तो मेरी बाजी इस उम्र में स्टडी टूर पे गई हुई थी, पहली बात ये देख लीजिए। लेकिन चलें सीरियस बात की तरफ आते हैं जो ज्यादा सीरियस है। बाजी ने कहा कि चाइना ने नया तरीका जो लिक्विड नाइट्रोजन है, जिसे क्रायोथेरेपी कहते हैं, वो नया तरीका जो है वो चाइना ने सीख लिया है या ईजाद कर लिया है, और अब मैं वहां से वो सीख के आई हूं और अब पाकिस्तान लाएंगे वो टेक्नोलॉजी और 60 से 90 मिनट में लोगों के
कैंसर का इलाज कर देंगे। अब आपके सामने मैं ये जो क्रायोथेरेपी है या जिसे कोल्ड थेरेपी कहते हैं, इसकी कुछ तारीख रखता हूं और फिर आपको समझ आएगा कि एक तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से हम कोशिश नहीं करते कि तालीम की कमी जो है वो अब इतना सीरियस इशू बन गया है कि वो पंजाब के लोगों की जाने लेगी। लेकिन इनको किसने पूछना है? बकौल शहजाद अकबर साहब के चौधरी निजामुद्दीन साहब समझते हैं कि ये तकरीर भी बहुत अच्छी करती हैं और अपने आप को कैरी भी बहुत अच्छा करती हैं। अब पता नहीं ये बात दोबारा से कहना औरत के ऊपर हमला ना कहीं हो जाए, तो इसलिए मैं आगे और पीछे दोनों तरफ बहन या बाजी का वर्ड ऐड कर देता हूं ताकि मामला जो है वो महफूज रहें। तो अब एक तो ये जो इन्होंने फरमाया कि चाइना से ये सीख के आई हैं, तो आपके सामने तारीख रख दूं कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जमाना कदीम, मीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 2500 साल पहले, 2500 साल पहले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी पहले आम लोगों के लिए कि जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं, इससे भी 2500 साल पहले, मतलब कि अब से तकरीबन कोई 4-4.5 साल पहले रोमन, ग्रीक और इजिप्शियंस जो थे वो ये क्रायोथेरेपी की टेक्निक जो थी वो इस्तेमाल करते थे। इससे वो क्या इलाज करते थे? वो इंजरीज का इलाज करते थे, पेन का इलाज करते थे और इन्फ्लेमेशन का, सूजन का इलाज करते थे। उसके बाद जो मॉडर्न एरा है 1800 से 1900 के दरमियान में, 1850 में डॉक्टर जेम्स इंग्लिश फिजिशियन थे जिन्होंने ये टेक्निक, कोल्ड टेम्परेचर की टेक्निक सबसे पहले कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल की। उसके बाद 1800 की जो सदी थी, इसी में लेटर आफ्टर 1850, 1850 के बाद इसको ट्रीट करना शुरू किया इसी से। हेडेक, सरदर्द, बुखार, स्किन की कंडीशंस, जैसे आपको वो वॉट्स निकल आते हैं और फिर में उन्हें मोके कह देते हैं, उनको भी इसी टेक्निक से आपके जिस्म से उतारा जाता है। और ये पिछले 2-250 साल से, वैसे तो 4500 साल से ये चल रहा है, लेकिन 2-250 साल से ये बहुत ही एग्रेसिवली इनको इस्तेमाल किया जाता है इस टेक्निक को। फिर जो बिल्कुल मोस्ट मॉडर्न एरा है, मतलब कि 1970 में जापानीज एक जो डॉक्टर थे और आर्थराइटिस वगैरह का इलाज करते थे, उन्होंने 1970 में होल बॉडी, पूरी बॉडी की क्रायोथेरेपी जो थी उसको करना शुरू किया। फिर 1980 की जो दहाई थी उसमें पूरे यूरोप में ये क्रायोथेरेपी जो है वो बहुत आम हुई। फिर 1990 में क्रायोथेरेपी जो है वो स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी इस्तेमाल होना शुरू हुई और स्पोर्ट्स की जो इंजरीज और उनकी रिकवरी के लिए। और अभी जो कंटेम्प्रेरी एरा है, मीन 2000 से लेके अभी 2024, ये जो पिछले 25 साल है, इसमें अमेरिका में भी बाकायदा इसको इस्तेमाल किया जाता है। और 2011 में तो पूरे जिस्म की क्रायोथेरेपी करने के लिए एक चैम्बर जो है वो पहली दफा एफडीए ने अप्रूव किया, जो ड्रग अथॉरिटी है अमेरिका के अंदर। और अब अमेरिका की कई स्टेट्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्रायोथेरेपी के सेंटर्स बने हुए हैं। लेकिन इस सबके कहने के बाद बाजी मरियम कहती हैं कि ये अभी चाइनीज ने दरियाफ्त किया है, वो अभी अभी उनसे सीख के आई हैं। और मेरे पूरे स्टडी टूर का अगर कोई एक टेक अवे है, नालायकी का लेवल चेक कीजिए, अगर कोई एक टेक अवे है तो वो ये है कि कैंसर का इससे इलाज हो जाता है। मेरे बहुत ही करीबी कुछ दोस्त हैं जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अहमकाना स्टेटमेंट है और खतरनाक स्टेटमेंट है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा, कि ज़ईफ़ुल एतकादी इतनी है कि कोई कुछ भी कहता है उसको मान लिया जाता है। मेरा एक बहुत ही करीबी शख्स जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पिछले दिनों एक वकील साहबा जो कि यूएई से तशरीफ लाई, उन्होंने कहा ये मैं एक वैक्सीन लेके आई हूँ, ये एक मेरी अम्मा के लिए है और एक आपके लिए है, और इस वैक्सीन को लगाने के बाद आपको इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे यहाँ लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, ज़ईफ़ुल एतकादी भी है, डॉक्टर की बात कम सुनते हैं, हम सारे खुद ही डॉक्टर हैं। जैसे हमारी बाजी मरियम बगैर पढ़े ही डॉक्टर हैं और कैंसर के ऊपर, उसकी तशखीस और इलाज के ऊपर माहिराना किस्म की राय भी दे रही हैं। तो वो जो साहब थे मेरे जानने वाले, उन्होंने इंसुलिन लगानी बंद कर दी और वो वैक्सीन नमा जो चीज़ उन्होंने दी थी अपनी तरफ से, तो उन्होंने भी गुड फेथ में दी होगी, क्योंकि वो भी तो डॉक्टर ही होंगी अपने आप में, भले वो वकील हैं, लेकिन जैसे हर पाकिस्तानी के अंदर एक डॉक्टर होता है तो वो भी डॉक्टर होंगी। तो वो जो भाई साहब थे उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचे और शुगर जो है वो इतना ऊपर गई कि शुगर की जो मेजरिंग मीटर होता है उसने एरर दिया, और अगर वो उस दिन सही तरह से ट्रीट ना होते तो शायद वो दुनिया में ही ना होते, आगे चले जाते। तो पाकिस्तान में तो लोग पहले बहाना ढूंढते हैं शॉर्टकट का। और अगर अब इनकी जो तकरीर है उसके बाद सोचिए कितने मरीज होंगे जो कीमोथेरेपी करवा रहे होंगे, और इनके इस सारी जो इन्होंने एक बेहंगम सी बात की है, उसके बाद सोचिए कि वो तमाम के तमाम लोग किस तरफ जाएंगे और वो डॉक्टर्स को कितना बड़ा वहां पर एक मसला खड़ा करेंगे। अब से चंद हफ्ते पहले, 2 से 3 हफ्ते पहले, इनके एक बहुत ही लाडले साहब हैं जिनको इन्होंने एंकर रखा है पीटीवी के अंदर, गालिबन 12 लाख रुपए तनख्वाह दी जा रही। जब अभी ये चाइना में थी तो उनकी इनसे बातचीत हुई होगी, इन्होंने तो आज बताया है ये शाखसाना अपना क्रायोथेरेपी के बारे में, लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में जो फरमा रही थी, उनको इन्होंने तभी बता दिया था और उन्होंने टेलीविजन पर बैठ के ये कह दिया था कि कीमोथेरेपी की अब जरूरत नहीं होगी। असल में शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर इनडायरेक्टली अटैक कर रहे थे और कह रहे थे कि कीमोथेरेपी तो एक फ्रॉड है और उससे बहुत सारा पैसा जाया होता है और अब कीमोथेरेपी बंद हो जाएगी, मरियम साहबा कैंसर का इलाज लेकर आ रही हैं। तो पाकिस्तान में जितने भी डॉक्टर्स थे, ऑन्कोलॉजिस्ट थे, जो प्रोफेसर थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने फिर इकट्ठे होकर एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें मुजम्मत की थी। बुनियादी तौर पर तो उन्होंने नाम लिख के मरियम साहबा की मुजम्मत नहीं की थी, उस रजी दादा साहब की थी, लेकिन वो मुजम्मत तो मरियम साहबा की थी जिन्होंने ये सारी की सारी दास्तान रजी दादा को सुनाई थी। तो उनको शायद ये लगा कि रजी दादा के थ्रू सुनाने से नुकसान पूरा नहीं हुआ। पाकिस्तान के सारे डॉक्टर चीख उठे थे कि ये आप लोगों की जिंदगियों से किस तरह खेल सकते हैं, कैंसर इतना खतरनाक मर्ज है और इसमें कुछ कैंसर्स के इब्तदाई ऐसी बहुत ही मामूली स्टेजेस हो सकती हैं जिसको पार्शली आप लिक्विड नाइट्रोजन से किसी ना किसी तरह, जिन डॉक्टर से मेरी बात हुई, कुछ ना कुछ उसका हिस्सा आप ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन फैला हुआ जो कैंसर है उसमें ये ट्रीटमेंट बिल्कुल काम नहीं आ सकता। अब गांव में बैठा जो आम शख्स है उसको कैसे समझाएंगे कि कीमोथेरेपी करवानी पड़ेगी? वो तो कहेगा कि चीफ
चीफ मिनिस्टर ने कहा है आप मेरी क्यों कीमोथेरेपी कर रहे हैं, आप मुझे 60 मिनट में ठीक क्यों नहीं करते। और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि आधे से ज्यादा लोग ये बिलीव करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कहीं ऐसा नहीं होता, मुझे पता है रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी मेडिसिन में की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में 70-80% लोगों का, आप कभी इंटरव्यू ले लीजिएगा, ये बिलीफ है कि जो सी सेक्शंस होते हैं, ये जो बच्चा जब पैदा होता है तो जब पेट काट के बच्चा निकालना पड़ता है, जिसे पाकिस्तान में बड़ा ऑपरेशन कहते हैं उर्फे आम में, ये डॉक्टर सिर्फ पैसा बनाने के लिए करते हैं, जरूरत नहीं होती इसकी। ये आप किसी से बात करके गांव में देख लीजिए, 60 से 70% लोगों का बिलीफ ये है कि ये सिर्फ पैसे, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता होगा, कोई 2-4-5% डॉक्टर्स ऐसा करते होंगे, लेकिन आप पहले सोच लीजिए कि कितना ओवरवेलमिंग बिलीफ है। तो अब जब मरियम साहबा ने कह दिया कि 60 मिनट में कैंसर का इलाज होता है, तो जिसको डॉक्टर कहेगा आप अगले 3 महीने कीमोथेरेपी करवाएं, तो वो आगे से क्या जवाब देगा। तो ये अब हमारी समझ से बाहर है कि ये किस तरह का अजाब नाजिल हो गया है। बात करें तो औरत कार्ड है, बात करें तो फिर औरत कार्ड के पीछे छुपना है, हालांकि हम ना उनकी ज़ाहिरी शक्ल के ऊपर, ना खुदा माफ करे उनके जिस्म पर, ना उनकी किसी करैक्टर पर, हम किसी चीज़ पर ऐसी बात नहीं कर रहे। ऑल बट वी आर टॉकिंग कि जो वो पब्लिक हेमिस्फेयर के अंदर जो वो काम कर रही हैं और पब्लिक की जो सर्विस के अंदर, पब्लिक सर्विस के अंदर तबाही कर रही हैं, बेहतर तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो सिस्टम्स मौजूद हैं उनमें भी ऐसी कंफ्यूजन खड़ी कर रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता सकता हूं कि ये जो क्रायोथेरेपी है, इससे मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट भी होती है। ये मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूं मेडिकल, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसमें लिखा है। तो मैं मरियम साहबा आपसे, बाजी आपसे गुजारिश करूंगा कि हो सकता है ये आपके वाकई काम आ जाए, तो आप किसी क्रायोथेरेपी के सेंटर पर जरूर जाइए, ताकि आप दोबारा इस तरह की बहकी बहकी स्टेटमेंट्स जो हैं और ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स ना दें, ताकि डॉक्टर्स और मरीजों के लिए आप एक बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर खड़ा ना कर दें। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने अमेरिका से रखते हैं। सदर ट्रंप जो है उन्होंने डंडा निकाल लिया है। पाकिस्तान के चौधरी निजामुद्दीन की बात नहीं कर रहे, मैं बड़े बड़े जो निजामुद्दीन हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। ट्रंप ने बगैर किसी तफरीक के डंडा निकाल लिया और उन्होंने कुछ ऐलान किए। एक तो जो अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान में जो समंदर है, जिसे गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं, उन्होंने कहा इसका नाम मैंने अब गल्फ ऑफ अमेरिका रखना है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर ओनरशिप मैंने अपनी डिक्लेयर करनी। फिर जो पैनामा कैनाल है, जिसके अंदर से बहुत सारा ट्रेड होता है, वो किसी जमाने में अमेरिका ने ही उसको बनाया था या बनाने में मदद की थी, लेकिन फिर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के जमाने में वो पैनामा को दे दिया गया था। बहुत सारे कुछ हालात हुए थे, होस्टेज थे, बहुत कुछ था, उस पर किसी दिन और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो पैनामा को दे दिया था, पैनामा के कंट्रोल में चला गया था। अब सदर जो ट्रंप है वो ये कहते हैं कि पैनामा ने उसे आगे चाइना को दे दिया है, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, तो मैंने उस पर कब्जा करना है वापस, भले उसके लिए मुझे फौजी ऑप्शन ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। तीसरा ऐलान उन्होंने ये ठोका है कि जब आप यूरोप का और अमेरिका के दरमियान में समुद्र में देखते हैं तो दो आपको उसमें जजीरे नजर आते हैं, एक आपको आइसलैंड नजर आता है और एक ग्रीनलैंड नजर आता है। ग्रीनलैंड खासा बड़ा है, आइसलैंड बहुत छोटा है उसके कंपैरिजन में। तो अब सदर ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड पर भी हमने कब्जा करना है और उस पर शायद डेनमार्क के कोई हकूक है उसके ऊपर, 17वीं सदी से डेनमार्क क्लेम करता है या 18वीं सदी से कि उनके उसके ऊपर हकूक हैं। तो सदर ट्रंप ने कहा है कि या तो डेनमार्क उसे हमें दे दे या फिर हम डेनमार्क के ऊपर सख्त पाबंदियां लगाएंगे। तो ये डंडा उठाया हुआ है सदर ट्रंप ने, पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। यही नहीं, उन्होंने कनाडा के हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने जब रिजाइन किया तो उन्होंने कहा कि कनाडा हमें कम से कम 200 अरब डॉलर जो है उसमें सालाना हम कनाडा की वजह से, या कनाडा को इतनी हम कंसेशंस देते हैं ट्रेड के ऊपर और हमें नुकसान होता है, इसलिए कनाडा हमें हमारी 51st स्टेट के तौर पर ज्वाइन कर ले। अब कैनेडियन जो वहां पर पॉलिटिशियन है वो भी इसके खिलाफ बयान देना शुरू हुए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने डंडा उठाया हुआ है। यही नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो उनके बहुत ही क्लोजेस्ट पर्सन इस टाइम एलान मस्क हैं, उन्होंने जर्मनी में होने वाले इंतखाबात में जर्मनी में लोगों को वक्त डाला हुआ है, जिससे पूरे यूरोप के अंदर एक सनसनी फैल गई है, क्योंकि जर्मनी मेजर पावर है। और उसके साथ साथ जो इस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ भी एलान मस्क ने एक ऐसा डंडा उठाया हुआ है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनको भी अपनी हुकूमत जो है वो बिल्कुल हिलते हुए नजर आती है। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये सारी डिटेल आपको क्यों बताई। ये सारी डिटेल मैंने आपको इसलिए बताई है कि एक तरफ सदर ट्रंप ने शायद ही कोई मुल्क छोड़ा हो, कल उन्होंने यूक्रेन पर भी खुल के बात कर दी कि यूक्रेन को वो उस तरह से मदद नहीं करेंगे, और उन्होंने खुल के कह दिया कि पुतिन जो है उसकी जो यूक्रेन के बारे में जंग या खदशात है उसमें बहुत वजन है, क्योंकि हमें यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाने के लिए इतना आगे नहीं जाना चाहिए था। बाइडन ने इसे मिस हैंडल किया और जब पुतिन के दरवाजे पे जाके एक नेटो का मुल्क बना दिया तो उन्होंने रिटेलिएट तो करना था। तो सदर ट्रंप ने कहा कि मैं उनकी पोजीशन को समझता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जोड़ से रहे हैं। आप वो कामयाब होते हैं कि नहीं ये बात की बात है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक दफा उन्होंने डंडा जो है वो हाथ में पकड़ा हुआ है और जो सामने आता है उसको मार रहे हैं। ऐसे हालात में जब दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को समझ नहीं आ रही कि हम अपने आप को इस सारे जो आने वाला इसे क्राइसिस कहें, चैलेंज कहें, अपॉर्चुनिटी कहें, जो भी कहना है, इसमें हमने आपको कैसे कंडक्ट करना है, उस वक्त हमारे चौधरी निजामुद्दीन की हालत देखिए कि वो मुन्ने मुनीब फारूक के थ्रू ये धमकी भिजवाते हैं कि अगर ट्रंप ने कोई सख्त मैसेज पाकिस्तान को भेजा तो फिर हम पाकिस्तान में उन लोगों पर मजीद सख्ती कर देंगे। जरा चेक कीजिए, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा कॉन्फिडेंस चेक कीजिए। मैंने अभी आपको ट्रंप के पिछले 1-2 दिन के ये सारे कारनामे बताए हैं, लेकिन आगे से हमारा कारनामा क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वो आपके सामने जो मैंने बताया है। मतलब हम वो शायद मितला ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि हमने लाहौरी ब्रांड के जो साफ़ी हैं उनको छोड़ा हुआ है, और यकीन कीजिए कि ऐसे बच्चे जो हैं उनको सब्जी वाला धनिया भी मुफ्त नहीं देता साथ, लेकिन वो सोचिए कि कैसी कैसी वो तड़ियां लगा रहे हैं, और वो भी सीधी प्रेसिडेंट ट्रंप को। अच्छा जी, अगली खबर जो इसी से रिलेटेड है कि हमारा कर्जा जो है वो अप्रैल 2022 जब इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया 43,500 बिलियन रुपीस था, और जब ये गवर्नमेंट मिली थी तो ये ज्यादा इसमें से कंपोनेंट कर्जे का उस टाइम मौजूद था जब इमरान खान को मिली थी हुकूमत। बहुत कम कर्जा इमरान खान ने इसमें ऐड किया था, और वो भी मजबूरी थी, जो कर्जों के सूद देने थे उसके लिए कर्जा लेना पड़ता था। वैसे तो गवर्नमेंट को बहुत ही कफायतशारी के साथ चलाने की कोशिश की जा रही थी। अब इन 2 सालों में आप कह लीजिए या आप इन तकरीबन 3 साल अब तो
हो गए। इन 3 सालों में या पौने 3 सालों में जो 43,000 43,000 जो अरब का कर्जा था वो 70,400 70,400 बिलियन रुपीस का हो गया है। ये ऑलमोस्ट डबल के थोड़ा सा करीब पहुंच गया है। 90 मिलियन हो जाएगा तो डबल हो जाएगा, तो डबल से थोड़ा कम कर लीजिए, 60-70% जो है वो उसमें इजाफा हो गया है विद इन 3 ईयर्स। ये जो 43,000 था ये पाकिस्तान के पूरे पिछले 75 साल का कर्जा था। अगले 2-3 सालों में आप ये देख लीजिए कि ये उसके अंदर तकरीबन कम से कम भी ना करते हुए भी 30 अरब जो है उसका इजाफा कर दिया गया है। अच्छा जी, अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है कि पाकिस्तान जाली तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर की कीमत नीचे रखने में और जो बाहर से हमें कर्जे नहीं मिल रहे, SIFC नाकाम हुई, उन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए नोट छाप छाप कर पाकिस्तान के अंदर से लोकल मार्केट से हर साल 9 बिलियन जो डॉलर्स हैं वो खरीद रहा है। पिछले साल पाकिस्तान ने लोकल मार्केट से 9 बिलियन डॉलर खरीदे। इसका मतलब यह कि इतना नोट प्रिंट किया होगा कि अब, या इतना कर्ज लिया लोकल मार्केट से, लोकल बैंक से, कि उससे जो आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन आनी है और इकोनॉमी का बुरकस निकलना है वो आपकी सोच से आगे है। आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो यही है कि एक तरफ मरियम साहबा ने चाइना के ऊपर ये पूरे का पूरा उन्होंने आपके सामने जो बिल्ड किया, उसके साथ साथ सरगोदा में कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल के ऊपर भी चलते चलते उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोल दिया, गलत बयानी कर दी, फिर मैंने झूठ बोल दिया कह दिया, फिर औरत कार्ड निकल आना है तो जनाब मैं झूठ बोल दिया, वापस ले लेता हूं। प्यारी मोहतरम बाजी मरियम साहबा के मुंह से गलत बयानी हो गई। तो हमारी मुनाफकत ऐसी है कि हम कुछ चीज़ों में बिल्कुल स्विट्जरलैंड से भी आगे हैं और कुछ में हम अफ्रीका के मुल्कों से भी पीछे हैं। तो अगर आपने बाजी के बगैर ये बात कह दी तो फिर आपने तौहीन कर दिया और औरत कार्ड निकल आना है। तो चौधरी परवेज अलाई साहब ने असल में ये कार्डियोलॉजी सेंटर जो है ये दिसंबर 2022 में उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। फिर बाद में जब मोहसिन नकवी आए तो उन्होंने इसे बंद कर दिया और अब दोबारा जो काम शुरू किया हुआ था चौधरी परवेज अलाई ने, उसी के ऊपर दोबारा तख्ती मरियम साहबा लगा रही हैं और क्लेम कर रही हैं कि हॉस्पिटल जो है उन्होंने शुरू करवाया। तो इस तरह के काम किए जा रहे हैं। खबरें और भी थी लेकिन मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।